Hello everyone, my name is Rizwan. I welcome you back to my reading and explanation video of NCERT textbooks. In this video, I will read and explain chapter 3 from your textbook Hornbill for class 11th. The name of the chapter is Discovering Tut, the saga continues. So before reading this chapter, I would like to give you an overview. इस chapter का overview discuss करते हैं. इस chapter में हम इजिप्ट के एक राजा जिसका नाम टूटनखामन था, उसे टट भी कहा जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे. आप जानते हैं मूवीज में देखा होगा कि इजिप्ट के लोग अपने राजाओं की डेथ के बाद उनकी बॉडी को ममीफाई करते थे. डेड बॉडी को एक कॉफिन में, ताबूत में स्टोर कर देते थे और उसमें बहुत सारी डेकोरेटिंग थिंग्स, ज्वेल्स, गोल्ड और राजा के इस्तेमाल में होने वाली बहुत सारी कीमती चीजें रखते थे, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता थी कि मौत के बाद आफ्टर लाइफ में ये सब चीजें उस राजा के इस्तेमाल में आएंगी. इस चैप्टर में हम लोग कुछ इवेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे 1922 में एक आर्कियोलॉजिस्ट को किंग टट का ताबूत मिला. उसके बाद 1968 पे फिर उस पर थोड़ी स्टडी हुई और कहीं जाकर 2005 में उसका सीटी स्कैन हुआ, जिससे हमें कमाल की डिटेल्स मिली और हमें पता लगा कि किंग टट एक बहुत यंग किंग थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के थे, प्लस उनकी डेथ कैसे हुई और बहुत सारी मिस्ट्रीज इजिप्ट के टाइम के राजाओं के बारे में हमें मालूम पड़ती हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई ऑल्सो टेल यू कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमारे सामने कुछ डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे. सो नो नीड टू वरी, हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड वी विल मेक इट वेरी ईजी. सो नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज. सो टाइटल से हमें पता लगता है डिस्कवरिंग टट मतलब टट की खोज हुई. द सागा कंटिन्यूस मतलब और स्टोरी कंटिन्यू रहती है. सागा का मतलब है स्टोरी. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. इन एक्सप्रेशंस को आपको टेक्स्ट में नोटिस करना है जब वो चैप्टर में आएंगे पढ़ते हुए, और उसी के हिसाब से हमें उनका मीनिंग इन्फर करना है, मतलब फाइंड आउट करना है. फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, circumvented, casket grey, eerie detail, scudded across, resurrection, funerary treasures, computed tomography. सो इन एक्सप्रेशंस को जब हम चैप्टर पढ़ेंगे देखेंगे कि क्या इनका मतलब है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. जब उसकी मौत हुई वो एक टीनेजर था. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. ये इजिप्ट की एक पावरफुल फैमिली का आखिरी उत्तराधिकारी था. एयर, HEIR मीन्स उत्तराधिकारी, जिन्होंने सेंचुरीज तक राज किया. लेड टू रेस्ट का मतलब है उसको दफनाया गया सोने से लाद कर और बाद में उसको भुला दिया गया आखिर में. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. 1922 में जब से उसका ताबूत मिला, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हम लोग हैं, अंदाज़ा लगाया है कि जाने उसे क्या हुआ होगा, उसकी खासकर उसकी मौत कैसे हुई होगी. तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो ये है कि शायद उसकी हत्या की गई थी, उसका मर्डर किया गया था. स्पेकुलेटेड मीन्स अंदाज़ा लगाया. नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. तो अब ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के बाद जब उसके टूम से उसको निकाला गया, टूम होता है कब्रगाह जहां पर उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था, टट का सीटी स्कैन किया गया उसकी बॉडी का, और जिससे हमें ऐसे क्लू मिले उसकी लाइफ और डेथ के बारे में, और हमें प्रिसाइज डेटा प्रोवाइड किया उस सीटी स्कैन से, जिससे हम लोग उसका फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब साइंस की हेल्प से उसका पूरा लगभग कंस्ट्रक्शन कर पाए और अंदाज़ा लगा पाए कि फेरो जो राजा है वो जब लड़का था तो कैसा हुआ करता होगा. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब राजा टट को उसकी समाधि इजिप्शियन सिमेट्री मीन्स कब्रगाह, जिसे वैली ऑफ द किंग्स भी कहते थे, से उठाया गया, तो एक गुस्से से भरी आंधी ने जैसे वहाँ रेत के जो शैतान थे उन्हें खड़ा कर दिया. मतलब इस तरह से आंधी का माहौल हुआ कि वो बहुत डरावना था. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे. तो स्कडेड अक्रॉस का मतलब है चलते फिरते रहते थे, दे वर मूविंग.
तो डार्क ब्लीड मतलब डार्क कलर के जो क्लाउड्स थे, मोटे मोटे बादल थे, वो रेगिस्तान के आसमान में पूरा दिन चलते रहते थे। और अब ऐसा माहौल हो गया था कि वो जो स्टार्स हैं वो ग्रे कलर के घूंघट में, कैस्केड ग्रे मीन्स ग्रे कलर के जो घूंघट है जो बादलों ने बना दिया था उसके पीछे चले गए हैं। तो माहौल बिल्कुल डार्क हो गया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो 5 जनवरी शाम 6 बजे की बात है जब किंग टट के कॉफिन को, मम्मी को उसकी रेस्टिंग प्लेस मतलब सिमेट्री से निकाला गया था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी glided head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. किंग टट की जो मम्मी है वो वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी है, उसको CT स्कैनर में अंदर डाला जा रहा है। ग्लाइडेड हेड मतलब हेड की तरफ से उसको मूव किया जा रहा है, जैसे CT स्कैनर में होता है, अपने पूरी बॉडी अंदर जाती है। और इससे हमें प्रॉब मीन्स जांच की जा रही है और हमें पता लग रहा है ऐसी मेडिकल मिस्ट्रीज जो अब तक बहुत कम समझी गई थी बात, कि कैसे यंग रूलर जिसने 3,300 साल पहले राज किया था, कैसे उसकी लाइफ रही होगी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. So पूरी दोपहर दुनिया भर से आए हुए लोग जो टूरिस्ट हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए डिसेंडेड मतलब नीचे उतरे उस क्रैम्प्ड का मतलब है नैरो, बहुत तंग, जो बहुत क्राउडेड है, और जहां पर रॉक कट टूम्ब है, पत्थरों से काटे हुए कब्रगाह हैं लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड, वो उतरे श्रद्धांजलि देने के लिए। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. और वो देख रहे थे, gazed at मतलब ध्यान से देखना, म्यूरल्स होता है दीवारों पे लिखी हुई पेंटिंग या कोई राइटिंग, उन्हें म्यूरल्स बोलते हैं। तो चैम्बर में जहाँ पर दफनाया गया उस रूम में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देख रहे हैं। और टट का जो गिल्डेड फेस है मतलब चमकदार फेस है उसके कॉफिन का, जो उसके कॉफिन का सबसे कमाल का फीचर है, जो ताबूत बना हुआ था उसके ढक्कन पे उसका फेस बना हुआ था टट का, तो उसकी तरफ भी देख रहे हैं। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ विजिटर्स हैं जो गाइड बुक मिलती है उन्हें उसमें से कुछ पढ़ रहे हैं धीमी आवाज में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और बाकी बिल्कुल शांत खड़े हैं, परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वो टट की अनटाइमली मतलब जो समय से पहले हो जाती है उस डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पॉन्डरिंग मीन्स बहुत ज़्यादा सोचना। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फैरोज कर्स, और वो ये सोचकर कांप भी रहे हैं शायद कि कहीं फैरो का जो अभिशाप है, और अभिशाप ये था जो कोई भी टट के कॉफिन को डिस्टर्ब करेगा शायद उसकी मौत हो जाएगी या बहुत ही दुर्भाग्य जीवन हो जाएगा। इसलिए जब कॉफिन निकाला जा रहा था टट का तो वहां पर बहुत डरावना माहौल हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड ज़ही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, as he leaned over the body for a long first look. तो जब ज़ही हवास जो वहाँ के इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्वीट के सेक्रेटरी जनरल थे, एंटिक्विटीज़ होते हैं वो चीज़ें जो पुराने ज़माने की होती हैं उनको एंटिक्विटीज़ बोलते हैं। उसके जो सेक्रेटरी काउंसिल जो ज़ही हवास थे, जब उन्होंने बॉडी को पहली बार देखा तो उन्होंने ये कहा कि मम्मी की बहुत बुरी कंडीशन है, उस वजह से जो कार्टर ने किया 1920 में। अब ये जॉन कार्टर कौन है पढ़ते हैं। Carter Howard Carter, that was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after a year of futile searching. और कार्टर हावर्ड कार्टर इनका पूरा नाम है, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। तो उन्होंने 1922 में टट का टूम डिस्कवर किया था, बहुत सारी असफल मेहनत के बाद। इट्स कॉन्टेंट दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब उस ताबूत में जो कंटेंट था जब 1922 में उन्होंने डिस्कवर किया था तो जल्दबाजी में उसे चुरा लिया गया था। रैंसैक्ड मीन्स चुरा लिया गया था, लेकिन जाने कैसे वो अब भी कंप्लीट थे, मतलब किसी ने वो वापस डर की वजह से वापस रख दिए थे। दे रिमेन द रिचेस्ट लॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फैरोज लीजेंड। और ये जो सामान मिला था ये अब तक का पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा कीमती सामान था और ये फ़ैरो की कहानियों का, स्टोरी का एक पार्ट बन गया था।
Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery. Stunning होता है बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले, artifacts मतलब है कलाकारी, सोने की कलाकृतियाँ थी, उनकी जो अद्भुत चमक थी उससे ये गारंटी की जाती थी कि रिसरेक्शन होगा। रिसरेक्शन मतलब मरने वाला व्यक्ति दोबारा जिंदा होगा। इस बात ने डिस्कवरी के टाइम पे एक सेंसेशन फैला दी थी और सबसे ज़्यादा इसको अटेंशन दी गई थी इस बात को। बट Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. लेकिन टट को हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जो उन्हें आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ेगी उनके साथ दफनाया गया था। जैसे बोर्ड गेम्स थे उनके कॉफिन में, एक ब्रोंज का रेजर था और लीलन के अंदर पहनने वाले कपड़े थे और खाना और शराब की पेटियां थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. तो जो funerary treasures थे उसके साथ दफनाया हुआ जो खजाना था उसकी कई महीनों की रिकॉर्डिंग के बाद, उसका जांच करने के बाद कार्टर ने अब उसके 3 सतह वाले कॉफिन, जो 3 हिस्सों में बना हुआ था कॉफिन, उसकी जांच शुरू कर दी। तो ये पैराग्राफ है उसके बारे में जब कार्टर को 1922 में वो ताबूत मिला तो उसने क्या क्या कार्रवाई की। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. जब कार्टर ने पहला ताबूत खोला, पहली लेयर खोली ताबूत की, तो उसमें एक कफन मिला जो विलो फ्लावर होते हैं उसकी, और ऑलिव लीव, वाइल्ड सेलरी, लोटस के जो पेटल्स होते हैं, कॉर्नफ्लावर्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई एक माला से लिपटा हुआ था। और ये वो सबूत थे, द फेडेड एविडेंस मतलब खोए हुए सबूत, जिससे पता लगता था कि इसको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। जो उसमें फ्लावर्स मिले थे वो मार्च या अप्रैल के महीने में ही पाए जाते, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उसको दफनाया गया था उस वक्त शायद मार्च और अप्रैल का टाइम रहा होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, तो जब उसने एक और कॉफिन खोला और वो मम्मी तक पहुंचा जहां पे उसकी डेड बॉडी रखी थी कॉफिन में, तो उसे बड़ी दिक्कत हुई। The ritual raisins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid cold coffin. Ritual raisins होता है उस वक्त जब मम्मी बनाई गई होगी तो एक लिक्विड फॉर्म में रेजिन होता है, चिपकने वाला पदार्थ, वो डाला गया होगा और वो इतना जम गया, सीमेंट हो गया, हार्ड हो गया कि टट की बॉडी जो गोल्ड का कॉफिन था उस पर पूरी तरह चिपक चुकी थी। No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? और कार्टर ने ये लिखा था इस बारे में कि जब मैंने उसको हटाने की कोशिश की तो ये बात समझ आ गई थी कि अच्छी तरह से चाहे कितनी भी ताकत लगाई जाए उस डेड बॉडी को उसमें से मूव नहीं किया जा सकता था। तो उसको एक सवाल आया उसके दिमाग में कि क्या किया जाता फिर। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the raisins. तो जहां पर इजिप्ट के साउथ में जहां पर मम्मी थी वो, वहां पर सूरज इतना तेज होता है जैसे हथौड़े की मार पड़ती हो धूप से। तो कार्टर ने सोचा कि सनलाइट को यूज करके वो जो रेजिन, वो लिक्विड है जिससे वो चिपका हुआ है, वो शायद लूज पड़ जाए। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसलिए कार्टर ने उस मम्मी को धूप में रख दिया, चमचमाती धूप में रख दिया, और उस धूप ने उसे 149 डिग्री तक गर्म कर दिया था। Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. और कुछ भी नहीं बदला, nothing budged मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस धूप से भी। तो कार्टर ने साइंटिफिक कैलकुलेशन की इवैल्यूएशन किया, अंदाज़ा लगाया कि जो ये मटेरियल है, जो टोटल मटेरियल है, रेजिन है, जुड़ा हुआ जो मटेरियल है, उसको तो सिर्फ छनी से तोड़कर निकाला जा सकता है, जहां पर मम्मी के लिम्स मतलब पाँव और उसका ट्रंक मतलब बीच का हिस्सा था, और तभी जाकर जो राजा की बॉडी है उसको कॉफिन से अलग किया जा सकता है। In his defense, Carter really had a little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. और अपने बचाव में कार्टर के पास उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी कि वो छेने से उसे निकाले, क्योंकि
वो ये जानता था कि अगर उसने मम्मी को निकाल के अलग नहीं किया तो उस वक्त जो चोर थे वो पूरी तरह गार्ड्स वहाँ पर जो प्रोटेक्शन में रखे गए थे उनको बेवकूफ़ बनाकर, मतलब सरकमवेंटेड, मतलब धोखा देकर जरूर टट की मम्मी से सोना निकाल लेते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और टट के टाइम पर जब वो राजा था तो जो राजा लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते थे और उन्हें ऐसा लगता था और उन्हें ये उम्मीद थी कि वो अपने साथ अपनी दौलत ले जा सकते थे मौत के बाद भी। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. और इसी सोच को रखते हुए उसकी यात्रा के लिए किंग टट को भी बहुत ही चमकदार चीजों से डेकोरेट किया गया था। लेविश्ड मीन्स डेकोरेट किया गया था। क्या क्या था उसके अंदर? प्रेशियस कॉलर्स थे, जैसे कपड़े के कॉलर होते हैं इसी तरह गले में पहने जाते थे। बहुत सारे नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थे, एमुलेट्स होते हैं ताबीज, वो थे। और सेरिमोनियल एप्रन थे, ऊपर से पहने जाने वाला कपड़ा जो कभी कभी पहना जाता था। सैंडल्स थे, शीट्स थे उसकी फिंगर्स और टोज के लिए, और उसके अंदर एक आइकॉनिक इनर कॉफिन था जो सब चीज़ें प्योर गोल्ड से बनी हुई थी। इट मीन्स किंग टट का जो कॉफिन था वो सोने से भरा हुआ था। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. और इन सब कीमती चीज़ों को, adornment means valuable चीज़ों को अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने मम्मी के हेड को अलग कर दिया था और उसके लगभग हर एक मेजर जॉइंट को काट के अलग करना पड़ा था। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut now rests. और उसको अलग करके उन्होंने क्या किया, उसको रीअसेंबल किया, वापस उसके जॉइंट्स और बॉडी पार्ट से उनको एक रेत की सतह पर विडन बॉक्स में वापस रख कर रीअसेंबल किया, वापस लगाया गया, जिससे साफ पता लगता है कि उस एक्टिविटी को करने में, उसको अलग करने में टट की बॉडी को, मम्मी को कितना डैमेज हुआ जहां पर वो अब रखा गया है। अब जो बॉडी है उसकी इस कंडीशन को देखकर ही जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट हैं जाही हवस, उन्होंने ये बात बोली कि ये जो हालत है मम्मी की, ये 1922 में जॉन कार्टर की वजह से हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो पुरानी चीज़ों की पढ़ाई करता है वो पिछले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा बदल गया है। सब्सटेंशियली मतलब इन अ मेजर वे, बहुत मुख्य रूप से। और अब उसका फोकस खजाने पर कम होता है, बल्कि इस बात पर ज़्यादा होता है कि ज़िंदगी, लाइफ और जो किसी की डेथ हुई है उसकी जो रहस्य हैं उनके बारे में जानने में ज़्यादा फोकस रहता है आर्कियोलॉजी का। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आजकल आर्कियोलॉजी में सोफिस्टिकेटेड टूल्स मीन्स एडवांस्ड इक्विपमेंट, और भी ज़्यादा डिटेल देने वाले टूल्स यूज होते हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that caked his chest, his breastbone and front ribs are missing. 40 साल बाद जब कार्टर ने डिस्कवर किया था टट का टूम, उसके 40 साल बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर है, उन्होंने उस मम्मी को एक्सरे किया और उसमें कुछ कमाल की स्टार्टलिंग फैक्ट मीन्स चौंकाने वाली चीजें पता लगी। जैसे रेजिन के नीचे उनके चेस्ट में से एक ब्रेस्ट बोन गायब थी और आगे की कुछ रिब्स हैं वो भी मिसिंग थी। तो उस एक्सरे को करने के बाद एनाटॉमी प्रोफेसर को मम्मी के बारे में, किंग टट की मम्मी के बारे में और भी कमाल की बातें पता लगी, जो 1922 में पॉसिबल नहीं थी क्योंकि उस वक्त मेडिकल टेक्नोलॉजी या और एडवांस टूल नहीं थे। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. और आज जो diagnostic imaging है, diagnostic means advanced एक technology है जिससे हम diagnose करते हैं, imaging means pictures को खींचना, जैसे X-ray होता है, आजकल उसे computed tomography से किया जाता है जिसका short form है CT।
मतलब कंप्यूटर की हेल्प से उसको अलग अलग सेक्शन को कितने भी एंगल से देखा जाता है, जैसे कि हम एक ब्रेड के स्लाइस को देख रहे हो और 3 डायमेंशनल इमेज बन जाती है। सो इट्स अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? तो और क्या पता लगेगा CT स्कैन करने पर एक्सरे के मुकाबले? And could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? और क्या CT स्कैन हमारे 2 बड़े सवालों का जवाब दे सकता है जो अभी भी उससे जुड़े हुए हैं, जिनका अब तक जवाब नहीं मिला है? और वो 2 बड़े क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीटी स्कैन की हेल्प से क्या ये 2 बड़े क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है कि उसकी डेथ कैसे हुई और वो कितने साल का था जब उसकी डेथ हुई। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। सो राजाओं के अकॉर्डिंग भी किंग टट की जो डेथ थी वो बहुत बड़ा इवेंट था। डिमाइज मीन्स डेथ। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। वो अपनी राजवंश में सबसे आखिर था, उसके बाद कोई और सदस्य था ही नहीं, और उसका जो अंतिम संस्कार था वो शायद उनकी डायनेस्टी के लिए एक मौत की घंटी की तरह था कि अब शायद आगे ये फैमिली कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसके डेथ होने की वजह और उसके बाद क्या हुआ ये अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा अब तक किंग टट के बारे में, जो एक टीनेजर था और इजिप्ट की एक रूलिंग फैमिली का लास्ट हेयर था, उत्तराधिकारी था। उसकी बहुत ही कम एज में डेथ हो गई थी और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उसका मर्डर हुआ था। तो 1922 में उसका ताबूत मिलता है जॉन कार्टर को, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हैं कि उस ताबूत में क्या क्या था, कैसे उसे निकालने में बड़ी दिक्कत हुई, कैसे उसने ताबूत को खोला और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पाई गई। फिर 1968 में लगभग 40 साल बाद किंग टट की बॉडी का एक्सरे किया गया, जिसमें ये कमाल की डिटेल्स मिली कि उसकी जो चेस्ट है उसका ब्रेस्ट बोन गायब था और कुछ आगे की रिब्स भी गायब थी। और फिर आगे हमने चैप्टर में पढ़ा कि कंप्यूटर टोमोग्राफी करने से शायद उसके 2 सवाल जो बड़े सवाल हैं उनका जवाब मिल जाए कि किंग टट की मौत कैसे हुई थी और जब उसकी मौत हुई तो उसकी एज क्या थी। सो लेट्स सी आगे चैप्टर में किंग टट की फैमिली की डिटेल है और उसके बाद क्या हुआ उसकी डेथ के बारे में, उसके बारे में डिटेल है और क्या क्या साइंटिफिक रिसर्च की गई उसकी बॉडी पर, ये डिटेल्स हैं। सो इन पार्ट 2 वी विल रीड एंड एक्सप्लेन दैट पार्ट। सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।